गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो गया है। बहुत जल्दी यह कानून बन जाएगा और गुजरात में लागू हो जाएगा। गुजरात दूसरा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है आजादी के बाद। वैसे गोवा में भी लागू है, लेकिन वो आजादी के पहले से लागू है। तो कुल मिला के गुजरात वैसे देखें टोटली तो तीसरा राज्य है, और आजादी के बाद अगर देखें तो दूसरा राज्य है जहां यूसीसी यानी आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इससे होगा क्या, इसको समझिए, और किसको फायदा होगा इसको समझिए। हिंदू जैन बौद्ध सिख समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बिल से हिंदू जैन बौद्ध सिख कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। एक्स हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से एक्स हिंदू यानी मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सारा का सारा फायदा उन्हें होने जा रहा है। ये जो बिल आया है गुजरात विधानसभा में, इसे शादी विवाह की जो मिनिमम एज है वो एक समान हो जाएगी। यानी सभी बेटियों की शादी की मिनिमम एज 18 साल हो जाएगी और सभी लड़कों की जो शादी की मिनिमम एज 21 साल हो जाएगी। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही 18 और 21 चल रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 है, लड़कों की 21 साल। जो दिक्कत आ रही थी वो मुस्लिम्स में आ रही थी, जहां मुस्लिम्स में शादी की उम्र 9 साल मानी गई है, या प्यूबर्टी यानी माहवारी शुरू हो जाए तो हो जाए। इस कानून के आने के बाद मुस्लिम बेटियों की भी शादी की उम्र एक मिनिमम 18 हो जाएगी, तो कम से कम वो भी 12वीं पास कर लेंगी। तो यानी इस यूसीसी का जो पहला चैप्टर है उसका फायदा किसको मिला? एक्स हिंदू यानी मुस्लिम्स को। दूसरा क्या होगा? ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, हिंदू जैन बौद्ध सिख में डिवोर्स किस किस ग्राउंड पे होना है वो तो बाकायदा रिटर्न में है, लेकिन मुस्लिम्स में आज भी कोई रिटर्न में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स नहीं है। आज भी वहां तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े बाइन चल रहा है, तलाक़े किनाया चल रहा है। आज भी व्हाट्सएप पे डिवोर्स हो रहा है, ईमेल पे डिवोर्स हो रहा है, कुरियर के जरिए डिवोर्स हो रहा है, फोन पे डिवोर्स हो रहा है, एसएमएस से डिवोर्स हो रहा है। तो ये यूसीसी बिल आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक समान हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी सबका एक समान होगा। यानी डिवोर्स अब कोर्ट के जरिए होगा। ये एसएमएस पे और व्हाट्सएप पे और ईमेल पे और कुरियर से वो वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। तो यानी जो दूसरा चैप्टर है उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं यानी मुस्लिम बेटियों को मिलने जा रहा है। तीसरा चैप्टर ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस। किस किस आधार पे मेंटेनेंस मिलेगा, गुजारा भत्ता मिलेगा, और गुजारा भत्ता का फॉर्मूला क्या होगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में गुजारा भत्ता किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका फॉर्मूला बड़ा फिक्स है, पहले तय हो रखा है। जो गुजारा भत्ता नहीं मिलता है वो मिलता है एक्स हिंदू यानी मुस्लिम्स को, मुस्लिम बेटियों को। उनको 3 महीने का इद्दत पीरियड का जो मिल गया। इसके पहले उदाहरण के लिए बेनज़ीर हिना है, दिल्ली में एक जर्नलिस्ट है, उसके हस्बैंड एक एडवोकेट थे। उन्होंने क्या किया, 15,000 रुपये पेटीएम कर दिया, बोला ये तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। 2,000 रुपये बच्चे को भेज दिया, बोला ये बच्चे का दूध का खर्चा। 17,000 रुपये में हो गया पूरा काम। जबकि अब यूसीसी आने के बाद ये सिस्टम नहीं चलेगा, बाकायदा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, उतना ही गुजारा भत्ता देना पड़ेगा जैसे हिंदू जैन बौद्ध सिख में मिलता है। तो यानी इसका फायदा भी किसको मिला? हिंदू जैन बौद्ध सिख को तो नहीं मिला, पहले से मिल रहा है। तो फायदा किसको हुआ? एक्स हिंदुओं को यानी मुस्लिम बेटियों को। फिर क्या होगा? बच्चा गोद लेने का अधिकार और बच्चे के भरण पोषण का अधिकार भी सबको एक समान मिल जाएगा। अभी एक्स हिंदू यानी मुस्लिम बेटियों को बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं है, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार नहीं है। शौहर को तो है लेकिन बीवी को नहीं है। तो ये यूसीसी आने से मुस्लिम बहन बेटियों को यानी एक्स हिंदुओं को भी एडॉप्शन और गार्जियनशिप का भी पूरा अधिकार मिल जाएगा। सक्सेशन और इनहेरिटेंस, माता पिता की संपत्ति का अधिकार और जो विरासत से मिलता है अधिकार, उसमें अभी हिंदू जैन बौद्ध सिख में एक बराबर अधिकार है। यानी हिंदू जैन बौद्ध सिख में प्रॉपर्टी के मामले में, वसीयत के मामले में, विरासत के मामले में कोई महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जितना अधिकार पिता को है उतना अधिकार माता को है, जितना अधिकार पति को है उतना अधिकार पत्नी को है, जितना अधिकार भाई को है उतना अधिकार बहन को है। लेकिन ये प्रॉपर्टी के मामले में एक्स हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है। यानी जब ये यूसीसी आ रहा है तो प्रॉपर्टी का अधिकार, वसीयत का अधिकार, विरासत का अधिकार, ये जो राइट मिलने जा रहा है एक समान अधिकार, इसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को यानी मुस्लिम बेटियों को मिलने जा रहा है। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन, अब शादी विवाह रजिस्टर होगी। खास तौर पे अगर आप लव मैरिज करते हैं तो भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका फायदा तो सबको मिलेगा। भाई अगर मुस्लिम बहन बेटियों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अच्छा ही है ना, कोई बुराई थोड़ी है। अगर हिंदुओं में भी कोई लव मैरिज कर रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो इसलिए मैं अगर इसको पूरा ध्यान से देखें तो किसको कितना फायदा मिल रहा है, आप खुद ही इसका ध्यान करिए। इसका अपने आप खुद ही आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। अब इसका फायदा किसको मिलेगा? हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले एक पति एक पत्नी का नियम है। वैसे आप दूसरा अनऑफिशियली भले कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऑफिशियली दूसरा करने जाएंगे तो 7 साल की सजा होगी। वहीं दूसरी तरफ
मौज मस्ती के लिए भी एक्स हिंदू यानी मुस्लिम्स 4 निकाह कर सकते हैं। तो जब एक पति एक पत्नी का नियम आएगा तो फायदा किसको हुआ? एक्स हिंदुओं को, क्योंकि मुस्लिम बेटियां सौतन से परेशान थी। किसी के पास एक सौतन, किसी को 2 सौतन, कहीं कहीं तो 3-3 सौतन आके बैठ जा रही थी। तो परेशान कौन हो रही थी? मुस्लिम बेटियां। तो अब मुस्लिम बेटियों को कम से कम सौतन से छुटकारा मिल जाएगा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से। इसी तरीके से हम दो वाला फार्मूला लागू हो गया तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, सबको फायदा होगा। इसमें एक चीज कमी रह गई है जो करना चाहिए था। हम दो तो लागू हुआ लेकिन हमारे दो लागू नहीं हुआ। गुजरात की सबसे बड़ी समस्या यह है कि डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और डेमोग्राफी बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण। अगर इसी यूसीसी में एक चैप्टर हम दो हमारे दो होता, या चलो अगर दूसरे बार जुड़वा बच्चा पैदा हो गया तो ठीक है, एक्सेप्शन के रूप में तीसरा बच्चा भी ठीक है, तो गुजरात को फायदा होता, देश को फायदा होता, समाज को फायदा होता। लेकिन अभी तक जितने चैप्टर हैं इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में, उससे मैक्सिमम फायदा मुस्लिम बेटियों को है, किसी को नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम पुरुषों को इसमें नुकसान होने जा रहा है, किसी को नुकसान नहीं है। ये तो विन विन सिचुएशन है। कानून इतना बढ़िया है कि सबको फायदा देने वाला है, नुकसान करने वाला नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता था। अभी हमने सबको बराबर अधिकार दिया, बहुत अच्छा होना चाहिए, एक देश एक विधान होना चाहिए, मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं वो सारे के सारे गुलामी के समय के चल रहे हैं। यानी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अंग्रेजों ने बनाया 1872 में। उस समय न संविधान था, न संसद थी, न कोई डिस्कशन हुआ। जो उनको मनाया पादरियों के कहने पर उन्होंने बना दिया। पारसी मैरिज एक्ट 1936 में बना, न संसद थी, न संविधान था, न कोई डिस्कशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस समय भी पुरुषों ने जो कहा उसके आधार पर अंग्रेजों ने कानून बना दिया, पारसी मैरिज एक्ट। शरीयत एक्ट 1937 में बना। उस समय भी न संसद थी, न संविधान था, न सुप्रीम कोर्ट था, न कोई डिस्कशन हुआ। जो मौलवियों ने कहा उन्होंने, अंग्रेजों ने उसके हिसाब से कानून बना दिया। तो इसलिए अंग्रेजों के समय जो कानून बने, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, ये तीन के तीनों कानून चूंकि गुलामी के समय बने, उस समय संसद नहीं था, उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, उस समय कोई डिस्कशन नहीं था, उस समय संविधान नहीं था। ये तीन के तीन कानून मेल डोमिनेटेड हैं, यानी पुरुषों के पक्ष में है। एक बराबर नहीं मानते, महिला पुरुष को एक समान नहीं अधिकार देते, माता पिता को एक समान अधिकार नहीं देते, पति पत्नी को समान अधिकार नहीं देते। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना। उस समय संसद थी, सुप्रीम कोर्ट था, संसद और संविधान था, बाकायदा डिस्कस करके बना, सबकी ओपिनियन लेके बना। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट एक तरीके ये कह सकते हैं, एक लगभग भेदभाव उसमें नहीं है, सबको एक बराबर अधिकार मान देता है। इसलिए इस यूसीसी के आने से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं। ये यूसीसी न आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई नुकसान नहीं। यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा एक्स हिंदुओं को है। और दुर्भाग्य देखिए, जिनको कोई फायदा नहीं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को, वही बम बम कर रहे हैं, वही जय जयकार कर रहे हैं, यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया। और जिसको सबसे ज्यादा फायदा है मुस्लिम बेटियों को, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद क्रिश्चियंस को इसमें फायदा है, क्रिश्चियन बेटियों को भी बहुत फायदा होने वाला है इसमें। उधर से भी कुछ अभी तो प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। पारसियों को, पारसी बेटियों को बहुत फायदा होने वाला है। वैसे क्रिश्चियन और पारसी की तरफ से इसमें कोई इसका विरोध नहीं किया गया है। हाँ, ओवैसी जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका क्यों विरोध कर रहे हैं सबको पता, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, अगर इस यूसीसी का राष्ट्र के हित में उपयोग करना है, इससे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या रुके, इससे गुजरात की सबसे बड़ी समस्या पे कंट्रोल हो, तो इसमें हम दो हमारे दो नहीं, तो हम दो हमारे तीन के लिए एक चैप्टर होना चाहिए। कायदे से हम दो हमारे दो होना चाहिए। हाँ, किसी का एक्सेप्शन हो जाए कि भाई दूसरी बार जुड़वा बच्चा पैदा हो गया तो ठीक है, 3 बच्चे तक ठीक है। लेकिन जो लोग चौथा बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म करने का इसमें प्रावधान होना चाहिए। जो लोग चौथा बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए। जो लोग चौथा बच्चा कर रहे हैं, कम से कम उनको 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। और अभी जो यूसीसी बना है, इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। इससे बात नहीं बनेगी। हमने जो ट्रिपल तलाक कानून बनाया उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान रखा, इसलिए अभी कोई खौफ नहीं पैदा हुआ।
अगर यूसीसी का खौफ पैदा करना है कि यूसीसी की बात, यूसीसी को सब लोग माने, तो इसमें सजा मिनिमम 7 साल रखनी पड़ेगी। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। समाधान यही है, इस यूसीसी में एक चैप्टर होना चाहिए बच्चे पॉपुलेशन के ऊपर, दूसरा इसमें सजा का भी कठोर प्रावधान होना चाहिए।